नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने शिक्षाविद और समाज सेवी श्री सूर्य कुमार पांडे जी को। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। फ्रंट पेज पर खबरें राजनीति और क्रिकेट से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं। क्रिकेट के विराट बादशाह इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई। मुंबई से न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंचा भारत। ये दूसरी खबर ये भी मुंबई से है। दूसरे चरण की 70 विधानसभा क्षेत्रों में थमा प्रचार, राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। हमें सरकार के काम पर भरोसा है, हम फिर से सरकार बना रहे हैं, ये कहना है कुमारी शैलजा का, जो कांग्रेस की प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी माथुर ने कहा, कोई संदेह नहीं कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस का मतलब विनाश और भ्रष्टाचार, भाजपा का मतलब विकास सुशासन। ये बात अमित शाह ने साझा और कोरबा में कही है। भूपेश जी, आपको किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल में फिर से हस्ताक्षर करने होंगे। सीएम पद को लेकर राहुल का बड़ा संकेत। ये बेमित्रा बलौदाबाजार में राहुल गांधी ने ये बात कही है। दुर्ग संभाग की बची 12 सीटों पर जातिगत राजनीतिक बड़ा फैक्टर, एक अखबार ने इस हेडिंग से पहली खबर लगाई है। छत्तीसगढ़ की खदानें, कोयला और जमीन अदानी को देंगे मोदी, राहुल ने बात कही है। सरकार बनी तो भुवनेश्वर के हत्यारों को चुन चुन कर जेल में डालेंगे, ये बात शाह ने कही है। ये चांपा जांजगीर में भी थे, साझा और कोरबा में तो थे ही। वहाँ जुड़ी खबर है, जहाँ महिला विधायक वहाँ विकास 15% तक ज़्यादा, भ्रष्टाचार भी कम। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में 11% ही महिला प्रत्याशी। दिल्ली से खबर, मंत्री ठाकुर, कांग्रेस ने 5 साल में ही अपनी सत्ता के खिलाफ लहर बना ली, ये कहना है केंद्रीय खेल युवा कल्याण एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। कल वो बिलासपुर में थे। खबरें सारी यही हैं। पहले हम राजनीति की बात करें, इससे पहले जरा क्रिकेट की बात कर ली जाए। देर रात ये परिणाम आया और क्रिकेट के शौकीन हम भी हैं थोड़ा बहुत। भारत की बल्लेबाजी देखे आनंद आया, लेकिन जब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई और 2 विकेट के बाद निरंतर उनके रन बनते रहे, 100 से अधिक रनों की तीसरे विकेट की साझेदारी में रन बन गए, तो लगा कि अब बीपी बढ़ रहा है। हमने देखना बंद कर दिया। रात को तकरीबन 11 बजे आँख खुली, चिंता थी कि भारत का क्या हो रहा है। देखा, न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिए थे। प्रसन्नता के कारण 3 घंटे तक नींद नहीं आई। स्वाभाविक है कि राष्ट्र का मामला आ जाता है। क्रिकेट को हमने राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ लिया है। अब वैसे तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन अब एक तरह से अघोषित रूप से क्रिकेट हो गया है। तो स्वाभाविक है कि मन में एक भाव रहता है कि भारत जीते। तो ये तो खेल है। कई बार खिलाड़ी कहते हैं कि भाई इसको बहुत ज़्यादा भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये आपका कथन होता है क्योंकि आप उसको मनोरंजन के रूप में या फिटनेस के रूप में देखते हैं, लेकिन आम आदमी उसको देश के रूप में देखता है। सर, स्वाभाविक है कि इससे आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जहाँ पर आपने कहा ना कि राष्ट्रीय भाव जुड़ जाते हैं जी, और एक देश से दूसरे देश का मामला आता है, तो स्वाभाविक मन में रहता है कि भाई हमारे टीम, हमारे देश की टीम जीते। और प्रत्येक देशवासियों के वहाँ पर कोई सोच नहीं बनती, एक ही सोच बनती कि हमारे क्रिकेटर जीते, अच्छी बात है। और प्रारंभिक स्थिति तो गड़बड़ ही है, ऐसा लगा जिस प्रकार से स्थिति रही। यद्यपि मैं थोड़ा सा क्रिकेट से कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं रखता मैं, लेकिन ये जरूर है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके कारण से राष्ट्र का नाम गौरव बढ़ता है, राष्ट्र का नाम बढ़ता है, यश मिलता है राष्ट्र को, उनके प्रति एक सम्मान की भावना भी रहती है उनके प्रति। जी। और विराट ने इस चीज़ को संभाला। और ये भी जो आया कि भाई विराट जी ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है उसमें जी। और एक बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने देश का व्यक्ति ही अपने देश के रिकॉर्ड को तोड़ा है। जी। ये बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। और सबसे बड़ी चीज़, पूरे जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें बड़ा उत्साह रहता है। यद्यपि क्रिकेट के प्रेमी दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में भी हैं, और उन लोगों के साथ कुछ तो वो कहे कि कुछ ऐसा दीवानापन है, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जी। यदि उनकी क्रिकेट की टीम हार जाए तो कोई दिक्कत है तो लात घुसे चलते हैं। लात घुसे। हमारे यहाँ भी एक बार हुआ था, इंडिया भी तोड़, झारखंड में धोनी जी कप्तान थे तो उनके घर में भी तोड़फोड़ हो गई थी, लेकिन उतना हमारे यहाँ नहीं होती जितना पाकिस्तान में होती है। जी, वो तो इसलिए है क्रिकेट। लेकिन एक बात सच है, खेल खेल होता है, और जब राष्ट्रीय लेवल का खेल होता है तो मेरे को नहीं लगता है कोई क्रिकेटर ऐसा हो जो अपनी भावनाओं को वहाँ पर नहीं रखता हो जी। वहाँ पर बहुत बड़ा टेंशन रहता है
कभी किसी प्रकार से, ये तो जीत का विषय, जश्न मनाना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है किसी कारण से वो चूक जाते हैं, कभी बड़े मामूली चूक से चूक जाते हैं, तमाम प्रकार का आक्रोश उन पर व्यक्त कर लेते हैं। तो ऐसा अभी देखना चाहिए कि नहीं लोगों कहाँ से हमारा यश बढ़ा है, और कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो वैसा दीवानापन भी नहीं होना चाहिए कि उनके साथ हम पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाए। 365 दिनों में 364 दिन जीतते हैं, एक दिन हारते हैं, तो उसको भी हम उसी ढंग से सुपा चाहिए, हौसला उनका बढ़ाना चाहिए। पूरा भाई आप परिश्रम करो, करते ही लोग हैं, और उस प्रकार की स्थिति बनती है। एक बात जरूर इसमें है, आज क्रिकेट के देखिए, क्रिकेट के कहाँ से अर्थव्यवस्था की तरफ से थोड़ा सा विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज़्यादा सारे चीज़, उद्योग से लेकर के सारे कार्यालय, सारे चीज़ ठप पड़ जाते हैं, स्थिति आती है जी। दूसरी चीज़, क्रिकेट के दीवानेपन के कहाँ से स्थिति बन चुकी है कि जो भारत के अनेक क्रिकेट हैं, खेल हैं जी, वो उसमें वो महत्व अब धीरे धीरे हालांकि महत्व मिलने लगा है। हॉकी को भी महत्व मिला, महिलाओं की टीम जो है हॉकी में, क्रिकेट में, कबड्डी में, सब में जी, अच्छी बात है दिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत की परंपरागत खेले हैं ना, उसको भी एक स्थान मिले तो ये बड़ा एक अच्छा रहता है, और गांव से लेकर के और शहर तक एक वातावरण बनेगा, इस प्रकार के लोग, स्वास्थ्य सुधरेगा, और उसके साथ सभी इस प्रकार से लोगों की स्थिति आती है, उनके अर्थव्यवस्था भी काफ़ी सुधर जाती है, यंग लड़कों का गलत रास्तों में झुकाव भी कम होगा। जी जी जी। हाँ, वो वैसे भी हमारे यहाँ जो पारंपरिक खेल थे ना, अब सर ने उधर बात को पहुंचा दिए तो मन में हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ कबड्डी पहले खेली जाती थी, अभी भी खेली जाती है, लेकिन कभी एक समय था कि कबड्डी का बोलबाला था, हॉकी का बोलबाला था। तो कबड्डी के बारे में ये था ना कि जैसे सनातन धर्मी जो हैं, सनातन व्यवस्था को पर यकीन करने वाले, वो मानते हैं ना कि हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी हम फिर आने जाने की इस आवागमन से फिर अपने आप को मुक्त कर लेंगे, लेकिन मोक्ष मिलेगा तब, नहीं तो हम जीते मरते रहें। कबड्डी में वही होता है। जी जी बिल्कुल, कि मरे फिर जिंदा हुए, मरे फिर जिंदा हुए, मतलब लगातार। तो कई खेलों को भी हमारी संस्कृति से जोड़ा गया था, पहले जोड़ा गया था। अब जैसे क्रिकेट में है, आप आउट तो मतलब आउट हमेशा के लिए। अब इसको आप मान लो कि जो कुछ धर्म के लोग हैं जो मानते हैं कि हम गए तो गए, तो उनके साथ भी उसको छोड़ा जा सकता है। नहीं, ठीक। जी जी। और कल एक अच्छी बात ये रही कि समी पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेले थे, इसमें भी बहुत अच्छा खेले, और ये कहा जा सकता है कि भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हार्दिक पांड्या की जगह समी को नहीं खिलाया जाता। नहीं बिल्कुल। वे अगर जाति देखी जाती, संप्रदाय देखा जाता, वहाँ खेल है, वो भारतीय है। वो समी जो है वो मुस्लिम धर्म में जरूर धर्मावलंबी है, लेकिन वो भारतीय है उसके पहले। तो ये कई बार इस तरह की बातें भी लोग करने लगते हैं। अभी आप देखिएगा, मुस्लिमों के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बुद्धि के होते हैं, तो यही बात कि देखिए एक मुसलमान ने देश को बचा लिया, तो मुसलमान नहीं, वो देश का खिलाड़ी है, इस भाव से अगर उसको लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कई बार उसमें एक दो यादव है ना, तो हमारे यादव बिरादरी में जुड़ा हुआ हूँ यादव होने के नाते, तो उसमें देखो यादव ने राष्ट्र की लाज बचा दी। बोल देना जाके वो थाईलैंड में रहे, आके वहाँ से बचाए। भारत में रहने वाला भारत की इज्जत नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। चलिए, थोड़ा सा जो क्रिकेट का घमासान चल रहा है भारत में, तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में राजनीतिक घमासान चल रहा है। अखबारों में आज वही खबरें हैं फ्रंट पेज पर। तो आज चूंकि कल 5 बजे से प्रचार थम गया है, बावजूद उसके कल जो नेताओं ने कहा आज वो अखबारों में है। अब कई बार तो कहा जाता है, हम लोगों को एक उसकी संहिता भेजी जाती है कि आपको इसके बाद खबर को लगाना नहीं है, नहीं तो प्रचार की श्रेणी में, लेकिन अखबार वाले लगा रहे हैं। हम चैनल वालों को बोल दिया जाता था, हम लोगों ने कल अमित शाह जी आए थे तो उनके कार्यक्रम को डाले, लेकिन 5 के बाद फिर हम उसको नहीं डालेंगे, भाई कहीं हमारे पर डंडा न चल जाए। तो वही है, वो हम लोगों के साथ तो, छोटे चैनल के साथ तो यही स्थिति होती है कि गरीब की लुगाई गांव की भौजाई तो हमारे ऊपर तो चल जाता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। खबर है ना, कांग्रेस का मतलब विनाश और भ्रष्टाचार, भाजपा का मतलब विकास, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब कह लीजिए ठीक है, छप गया, खत्म हो गया। क्या जो यहाँ पे मुफ्त में रेवड़ी बांटने का जो एक चलन आ गया, हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, फिर दूसरे दिन कोई कुछ बोल रहा है, तीसरे दिन कोई कुछ बोल रहा है। मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे इनके घर में भर के रखा हुआ है सब, और निकाल करके मुफ्त में बांट रहे हैं। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो काम शुरू हुआ है, ठीक है, किसानों के हित में आप कर रहे हैं, किसानों को मिलना चाहिए, और बाकी लोगों को
आप सीधा सीधा वोट हरण करने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही। अभी जब कई बार बातें आ रही है, जब होता है कि हमको निष्पक्ष चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव, अरे निष्पक्षता की परिभाषा हम क्या रखेंगे? निष्पक्षता की परिभाषा हम रखेंगे क्या? प्रशासन अपने ढंग से चारों तरफ करे कि बाहरी जो लोग हैं आपराधिक तत्व चाहे दूसरे लोग गलत इस्तेमाल ना करें, ये भी एक विषय है। मैंने इसका मतलब जो बाहुबल है, जो धनबल है जिसके पास में, वो जाकर के चुनाव को, मतदान को प्रभावित कर सकता है, हो भी रहा है, स्थिति है जी। और दूसरी चीज़ है कि आज देखिए सारी पार्टियां जी अपने विचार को, लक्ष्य को और उद्देश्य को और राष्ट्र हित को, राज्य हित को, ये तो किनारे करके कैसे सीट जीती जाए, कैसे सीट निकाले जाए और सत्ता पर हम कैसे काबिज हो जाए, ये स्थिति उनकी बनी हुई है। और एकमात्र लक्ष्य सत्ता पर काबिज होना है जी। विचारधारा, लक्ष्य या उद्देश्य सारे चीज जो है किनारे हो चुके हैं। और दिक्कत ये खड़ी है कि हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। भाई कोई 100 बांट रहा है तो हम 70 बांट नहीं, कोई 80 बांट रहा है तो कोई 90 बांट रहा है। हाँ, मतलब हम में सारे नंगे हैं, सारे हैं जी, जी। परसेंटेज अंतर है। लेकिन आने वाले समय में आने वाली स्थिति ये खड़ी है कि जो पब्लिक अपने एक उम्मीद करती है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है जाकर के विधानसभा में या लोकसभा में या छोटे छोटे जो मंच होते हैं वहाँ जाकर के हमारी बात रखेंगे, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक वीडियो में, एक लोग अलग अलग प्रकार से वीडियो डालते रहते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है और जा करके भाई कितने वोट हैं, तो इतने वोट हैं, 500 रुपया लीजिए ऊपर वोट, हमको वोट दीजिएगा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल देते हैं। जब चुनाव जीतता है तो उसके पास जाते हैं, उसके पास तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, पहले तो गले वले मिलता है, सब करता है, भगा देता है कि जाओ। यही स्थिति वास्तविकता को वो चित्रित करने वाला जो है ये वीडियो है। और ये स्थिति समझ में रहने की कि पब्लिक को भी इस बात को थोड़ा सोचना कि हम 500 रुपये पा जाते हैं, 1000 रुपये पाते हैं, तो कितने दिन हमारे काम चलेगा, ये स्थिति पड़ी है। और ऐसी स्थिति यदि स्वाभाविक है कि हम इनकार करते नहीं, भाई 5 वर्ष में एक बार हमको मतदान देने का एक अधिकार मिला हुआ है और इसके हम शहंशाह हैं, इसके हम बादशाह हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अमोघ शक्ति है और इसका हम प्रयोग निष्पक्षता के साथ करेंगे। हमारा विचार, और उसके बाद फिर आता है कि हम कैंडिडेट को देखें, विचार को देखें, राष्ट्र को देखें कि कौन हमारा भला कर सकता है, किस प्रकार की स्थिति आ सकती है। कि भाई हमारा व्यक्तिगत भी है, समाज भी है, प्रदेश भी है, राज्य है, सब है, लेकिन सबसे सर्वोपरि है प्रदेश लेवल का यह है, तो प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, विकास उसका सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मूलभूत व्यवस्था है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और इस प्रकार की सड़क है, पानी है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं लोगों की रहती है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इनके लोग कौन कार्य कर सकता है, कौन जनप्रतिनिधि है कि इस प्रकार से सोच बनाएगा, हमारी बात को रखेगा, ऐसा चयन जो है करे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दिक्कत वही खड़ी है कि हम आरोप इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि कमोवेश सारे लोग इस प्रकार की स्थिति बनती हैं। पब्लिक की स्थिति ये बननी चाहिए कि वास्तव में वो विचार करें कि जनप्रतिनिधि की हिसाब से स्थिति है। और लेकिन ये दिक्कतें खड़ी है कि ना चुनाव आयोग उस पर कोई कंट्रोल कर पा रहा, ना पब्लिक कंट्रोल कर पा रहा नहीं। और आज स्थिति ये वजह कि पहले आज देखिए मैंने बड़े से बड़े नेता आ रहे हैं जी, तो पता लगता है कि सारे पब्लिक जो है उनको बसों में घर के दायित्व तो मिला हुआ है, तुम उनको ले आना, तुम इतने लोगों को ले आए, इतने लोग। पहले कभी आप नेता को देखिए, अटल जी कहीं जाते थे, दूसरे लोग स्वस्फूर्त जाते थे। वो लगता है कि वास्तव में हमारे जन नेता है। जन नेता क्या कहते हैं, तो चरित्र और उनकी बात बोली और कार्यशैली दोनों में कोई अंतर नहीं होता था। आज तो ऐसा लगता है कि सब एक मुखौटा पहन करके सामने आकर के कोई बात कह रहे हैं और केवल अपनी कमी को कैसे छिपाया जाए, हम दूसरे की कमी को कैसे बताएं, एक दूसरे की कमी निकालने की बात रहे, अपनी उपलब्धि बताने की व्यवस्था किसी के पास नहीं, एक दूसरे की कमी निकालने की व्यवस्था आज दिमाग में पड़ा हुआ है। और जनरल पब्लिक निर्णय करने में दिक्कत है। हालांकि यह है कि मीडिया इतनी जागरूक हो गई, सोशल से लेकर के, मतलब कि उसमें भी है कि सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें ऐसी भ्रामक हो जाती हैं, समझ में नहीं आता जी, समझ में नहीं आता है क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है उसके बावजूद भी आज वो गरीब हो, अमीर हो, सब लोग साक्षर हो चुके हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग। एक बार विचार करना चाहिए कि वास्तव में प्रत्याशी और विचारधारा कौन अच्छा है, किसके प्रति हम अपना मतदान करेंगे तो वो सार्थक होगा, ऐसा सोच जरूर बनाना चाहिए। हाँ, हमारे वोट की कीमत को हमें समझना होगा। जी जी।
अमूमन यही होता है कि हम अभी जो आपने जो इशारा किया 500 वाली बात, तो कोरबा में तो अभी कल भी वही हुआ, पहले भी यही हुआ है। जी जी जी। कि कई बार इसीलिए ऐसा दृश्य आता है कि भाजपा की रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, कांग्रेस की रैली में भाजपा जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, क्योंकि लोग वही होते हैं। वही होते हैं क्योंकि किराए उनकी पर आदत, जाते हैं। हाँ, तो उनकी आदत रहती है, पहले वाले जिंदाबाद बोले तो यहाँ भी बोल गए वही बात। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये होता है। तो वो ये भी लोकतंत्र का एक रूप है, समझ लीजिए। अभी लोकतंत्र हमारे यहाँ ठीक है 75-78 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी ये शैशवावस्था में धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। और जब पूरी परिपक्वता आ जाएगी तब लोग फिर ये विचार करेंगे कि नहीं, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए कौन कौन भला करेगा, उस हिसाब से निर्णय लेंगे। अभी तो व्यक्तिगत पे चले जाते हैं। ये रोग भी है ना भाई साहब, धीरे 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 फैल रहा है जी। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, जी। इस नई पीढ़ी को विचार करना पड़ेगा, अपने घरों में जागरूक करना पड़ेगा कि भाई चाचा काका पापा क्यों ले रहे हो ये पैसे, मम्मी क्यों पैसा तू ले रही है, इसको छोड़, बंद कर इसको काम को। जी जी जी। और इससे हमारा कोई जीवन चलने वाला है क्या? और ये स्थिति हो सकता है कि वो लोग पढ़े लिखे लें, उनके मन में लालच आ जाता है, लेकिन आज स्थिति है कि शिक्षा की व्यवस्था इतनी लंबी चौड़ी हो चुकी, शायद ही कोई घर हो जिसमें 10वीं 12वीं कॉलेज पढ़ने वाले, पीजी कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे न हो। साक्षर हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं। जी जी। लेकिन वही है, साक्षर हो रहे हैं, ज्ञानी नहीं हो रहे हैं, उनके पास जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं आ पा रहा है। ये सबसे बड़ी कमी होती है। नहीं तो इस पर रोक केवल युवा व्यक्ति ही लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नई पीढ़ी, अब हम लोग थोड़े ना परिवर्तन कर पाएंगे, हम लोगों ने तो चुका दिया अपना शरीर। अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जिनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, जो अगले 50 साल तक इस धरा पर रहने वाले हैं, तो उनको तो मालूम है, उनको सोचना होगा कि हम देश को किस तरफ ले जाएं, प्रदेश को किस तरफ ले जाएं, हमारा समाज कैसा हो, इस पर उनको विचार करने की जरूरत है। बात और है, उसको करेंगे हम। लेकिन एक खबर है, जहां महिला विधायक वहां विकास 15% तक ज़्यादा, भ्रष्टाचार भी कम। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में 11% ही महिला प्रत्याशी। नई दिल्ली से खबर है, सर्वे है, जहां महिला विधायक वहां विकास 15% तक ज़्यादा। इसका कारण क्या माने? महिलाएं चूंकि समस्याओं से सीधे सीधे रूबरू होती हैं, घर की समस्या उन्हीं को देखना पड़ता है, पति तो पैसा दे दिया, अपना काम में निकल गया, लेकिन महिलाओं उस बात को, महिलाएं ज़्यादा उसको समझती हैं, तो जो विधायक बनती है तो ज़्यादा काम करती हैं इसके हिसाब से। हाँ नहीं ठीक है। एक विषय जरूर है कि इसमें महिलाओं का जो अपना क्षेत्र होता है जी। और जो अपनी सोच होती है, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है मर्यादा जी। और प्रतिष्ठा। ये एक सही है कि एक महिला बार बार ये सोचती रहती है कि भाई किसी कहाँ से हमारा नाम गलत दृष्टि से यदि समाज में फैलता है तो बड़ी मैंने वो लेकर के मायके से, ससुराल से लेकर रिश्तेदार तक सारे जगह सोचने लगते हैं, अपने परिवार अपने बच्चों के बारे में भी सोचने लगती है कि क्या होगा, कैसे सोचती हूँ। तो वो अपराध करने से, गलत कार्य करने से उसको बढ़ती रहती है और उसको लगता है कि भाई हमको एक अवसर मिला हुआ है और इस अवसर का चूँकि हम जनता के प्रतिनिधि से, हमारा जो शासन ने या संसद ने, विधानसभा ने जो पैसे हमको उपलब्ध कराए हैं कि इस क्षेत्र का विकास करो और हम उसको काम करना चाहिए। फिर वहाँ जा कर के जैसे ही है, तो ये भी दूसरा है कि महिलाएं इतनी जागरूक हैं, जिसको हम वोटर कह सकते हैं, कि वो जाते हैं, अरे हमको आपको तो बना कर देखें, आपने क्या किया वो देखिए, आपने वही सभी लोगों के साथ वैसे ही कार्य किया। तो मुझे लगता है कि ये एक पक्ष भी जो है कि कहते हैं ना कि भाई एक लड़का यदि साक्षर होता है तो केवल एक परिवार साक्षर होता है, लेकिन लड़कियां दो कुलों को जो है प्रभावित करती हैं। जी। तो ये स्थिति भी है कि महिलाओं के साथ जो मर्यादा की भावना और बाहर में जो प्रतिष्ठा हमारी खराब होगी, जो पुरुष के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसका भी एक प्रभाव हो सकता है मनोवैज्ञानिक। इसे कहाँ से भी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अपने पति से लड़ जाती है वो किसी से भी लड़ जाएगी। परिहास में अगर हम कहें कि पति से, वो सबसे ज़्यादा अगर पति किसी से संकोच करता है तो पत्नी से, कि कहीं ये कुछ मुझे बोल न दे। जी जी बिल्कुल। तो अधिकांशतः तो 50 साल के ऊपर तो पत्नी प्रमुख होती है। बिल्कुल, हर उसके हर परिवार में होता है, वो घर संभालती है। और ये भी सत्य है कि जहाँ पर पत्नियां प्रौढ़ रूप में यदि समझदारी हैं और कंट्रोल कर रही हैं इस परिवार को, वो परिवार की आयु, स्वस्थ आयु, चाहे वो सुख की चाहे अन्य दृष्टि से कहें, मैच्योरिटी की दृष्टि से कहें, वो अच्छा भी है। 38% लोग मानते हैं कि यदि जिम्मेदार पदों पर महिलाएं हों तो रिश्वतखोरी कम होगी। मुझे इसमें थोड़ा सा संशय होता है, क्योंकि वो बचत पे ज़्यादा भरोसा करती हैं कि जितना आता है उसको बचा लो। और आज का जो दृश्य है, अगर हम देखें तो पुरुष बाहर रहता है
और चुनाव के समय जो पैसे बढ़ते, जो सामान बढ़ते हैं, महिलाएं चलो ठीक है नहीं बताएंगे, उनको डांटेंगे तो चलो हम ही लेके रख लेते, बताएंगे नहीं कहीं खर्चे में काम आएगा, इस तरह का भी भाव रहता है। सब में नहीं रहता लेकिन कुछ में रहता है। ये बात भी मैं परिहास में कह रहा हूँ, बहुत गंभीर मत होइएगा इस मामले को लेकर, घर में झगड़ा करना शुरू कर दें। ये सही है कि महिलाएं दो कुल को, उनको चिंता रहती है कि कहीं कोई ऐसा कर्म मेरी वजह से ना हो जाए कि मेरे दोनों कुल, मतलब मायका और ससुराल दोनों कुल बदनाम हो जाए, तो वो बचती है इनसे। पुरुष बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र नहीं करता। तो ये तो होता है, तो वो सही है। ये सर्वे में जो आया है गलत नहीं। हमने अधिकारियों को देखा है, महिला अधिकारियों को, कि वो अपने पत्रकारिता के जीवन में कि वो हकीकत में कुछ तो ठीक है, अपवाद स्वरूप तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकांश महिलाएं अगर किसी पद पर हैं तो वो पद के साथ न्याय करती हैं बनस्पत पुरुषों के, वो ज़्यादा उस पर गंभीर रहती हैं। छत्तीसगढ़ की खदानें, कोयला और जमीन अदानी को दे देंगे मोदी, ये तो टोटल पॉलिटिकल है, अब इस पर क्या चर्चा किया जाए। चलिए हम कोरबा की खबरों की बात कर लें। कांग्रेस सरकार ने किए कई बड़े घोटाले, अब यह चुनाव भूमाफिया और भूमिपुत्र के बीच, ये भी राजनीतिक खबर है। कल अमित शाह ने बात कही है, वो खबर लगी है। बकरी बंटवारे को लेकर बड़े बेटे ने पिता से की मारपीट। 36 हाथियों ने 4 किसानों की फसल बर्बाद की। वोटर आईडी दिखा दे सकेंगे वोट, फोटो युक्त दस्तावेज भी होंगे मान्य। कोयला खदानों के ठेका कर्मियों को एचपीसी दर पर वेतन भुगतान की निगरानी करेगी सब कमेटी। हाथियों की निगरानी के लिए विभाग के कर्मचारियों को नहीं करना पड़ेगा जगह, 7 दिन में एक बार अधिकारियों की अल्टर लग रही है ड्यूटी, एक अखबार की पहली खबर। एसईसीएल के 4 अधिकारियों को नए साल का मिला तोहफा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज होंगे मान्य। जनसंपर्क की तरफ से दिया जा रहा है, निर्वाचन आयोग की तरफ से, कि हम वोट डालने जाएंगे तो हमको क्या क्या लेके जाना है। अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर हजारों का माल किया पार। और एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी चल रही है। चूँकि कल शाम को 5 बजे से प्रचार बंद हो गया, और प्रचार बंद होते साथ ही शराब की दुकानें भी बंद हो गई। तो दिन भर जिस तरह से ढोते हुए हमने दिखाया है, बहुत सारे लोग, पता लगा कि स्कूटी में उनके 2 बोतल रखने की जगह खरीद ली है 8 बोतल। तो 2 तो छाती के पास लगाए हैं, 2 तो पैंट शर्ट के जेब में डाल लिए हैं, 2 तो पीछे जो बैठा है उसके हाथ में थमा दिए हैं। ऐसा दृश्य हमने देखा। और कई लोग भाजपा और कांग्रेस का दुपट्टा भी गले में डाले हुए शराब खरीदते देखे गए। तो लोगों को जो जिनको पीना है उनको तो पीना ही है भाई, स्टॉक भी बना लिए, अपना भंडारण कर लिए उसका, कि 3 दिन में 18 तारीख को दुकान खुलेगी, तो 3 दिन वो उनके कैसे कटेंगे। वो चुनाव का समय है, खुशी और गम का समय है, तो इस समय उनको शराब ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो खरीद रहे थे। लेकिन कल जो थोड़ी सी कष्टप्रद बात हुई, हालांकि ये भी सही है कि कल अमित शाह थे या जो भी जिला मुख्यालय थे, करीब करीब हमारे प्रदेश में सब जगह बड़े नेताओं का आगमन हुआ था, तो पुलिस उनकी व्यवस्था में लगी हुई थी, इसलिए वो नज़र नहीं रख पाई उस पर, और लोगों ने खूब शराब को खरीदा, उसका भंडारण किया। यहाँ एक बात ज़रूर आती है सर, कि जो क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी शराब दुकानें हैं, सरकार का नियंत्रण है, तो सरकार की तरफ से भी तो ये निर्देश होना चाहिए कि आप एक व्यक्ति को कितनी शराब देंगे। वो एक आदमी जा रहा है 8 बोतल 10 बोतल लेके जा रहा है, तो अगर वहाँ से नियंत्रण कर लेते तो मुझे लगता है, क्योंकि ये शराब पीने वाले अगर पी के उपद्रव करेंगे तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों के लिए संकट खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा संकट। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आप जितने शराब का सेवन करने वाले परिवार हैं, कितना भी परिवार लीजिए जी, यदि परिवार के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कलह का जी सबसे बड़ा कारण यदि पूछेंगे तो वो शराब है। इससे बड़ा इससे बड़ा दुर्गुण कोई है ही नहीं। कोई स्थिति बनी रही परिवार में, और उसके पश्चात भी यह स्थिति बन रही है कि बार बार मैंने सारे लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, राजस्व प्राप्ति के दृष्टि से कभी कुछ जातिगत मामले को लेकर के कि इन कारणों से हम यहाँ शराब बंदी नहीं कर सकते हैं, स्थिति नहीं लगती हैं। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा नासुर बन चुका है अपने समाज के लिए शराब, जिसे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये बात है कि यदि हमको तय करना पड़ेगा कि हम स्वस्थ समाज चाहते हैं, स्वस्थ लोग चाहते हैं, या राजस्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, रुग्ण समाज चाहते हैं जी, तो हम मान लीजिए हम अस्पतालों पर अस्पताल खोलते चले जाएं, शिक्षा पर शिक्षा खोले चलते चले जाएं, और सड़कें बहुत अच्छी बनाते चले जाएं, सब कुछ करते चले जाएं, लेकिन इस चीज़ों पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, फिर किस काम की आएंगे? परिवार ही बर्बाद है। हम कहते हैं कि पत्नियों को आप जितना भी आप रोजगार दे दीजिए, उनको काम दे दीजिए, पुरुष के लिए आप जितना पैसा उपलब्ध कराना है, उनकी आमदनी बढ़ा दीजिए, सारा कुछ करें,
लेकिन वो सारा पैसा यदि वो शराब में ही जा करके व्यय करते हैं उस चीज़ को, तो वो दशा आज नहीं कल नहीं कुछ है। और दूसरी चीज़ है, जिस घर में शराब का सेवन हो रहा है, परिवार के मुखिया कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, स्वाभाविक है बच्चे देखते हैं अरे कुछ तो इसमें टेस्ट होगा यार, तब तो ये करते हैं, तो उनके छुप करके उनका बच्चा करेगा, फिर आगे बच्चा में ये स्थिति है। और धीरे धीरे यदि पूरी तरह से बंदिश कंप्लीटली लगा दी जाती है, इस पर जितना से बड़ा दंड संभव होता है उतना लगा दिया, तो मुझे लगता है 1 साल 2 साल जो है उसमें थोड़ा सा प्रभावित होगा, कुछ लोग प्रभावित होंगे, हो सकता है 2-4 परिवार भी इसके आगोश में आ जाएं, कुछ लोग इसका ये भी करें, तो उसका दूसरा विकल्प मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जाति का हो, कोई भी कहीं भी रहने वाला, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, यदि हम अच्छे उसको भोजन उपलब्ध कराते हैं, अच्छे वस्त्र उपलब्ध, अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो बोले कि नहीं हम दारू बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि शासन को ये तो सबसे बड़ी चीज़ गलती है कि शासन इस पर रोक नहीं लगा रहा है किसी प्रकार से, और वो इसके पीछे कहीं है राजस्व की प्राप्ति या उसका आड़ लेकर के ब्रह्मांड कुतर्क जो है करते रहता है, ये स्थिति है। तो सरकारें जो रही हैं, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार हो अभी की या पहले रमन सिंह की सरकार हो, जी, सब लोगों ने शराबबंदी को लेकर के बयानबाजी तो खूब की, उसका लाभ लिया पॉलिटिकल, लेकिन उसको लेकर के अभी इस चुनाव में कोई गंभीर नहीं दिखता। मैं तो जिन लोगों से भी बड़े नेताओं से बातचीत हुई, उनसे जब बात करते तो बोलते हैं कि ऐसा इशू है कि इसमें तुरंत कुछ नहीं है, तो कमेटी बना दी जाती है, कमेटी का निर्णय आता है। तो मैं बोला 5 साल 10 साल 15 साल 50 साल कब आपकी कमेटी का निर्णय आएगा और कब आप उसको अमली जामा उस पर पहनाएंगे? तो उस पर बंगले झांकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे वही बात जो आपने कहा ना कि इससे आय तो सरकार को है और साथ में सरकार में बैठे हुए लोगों को बैकडोर से जो आय होती है, जी, ये दोनों उनको बांधे रखती है। तो ये शराब जो है मुद्दा जरूर बनेगा, लेकिन शराब मुक्त समाज बन पाएगा आज का दृश्य देखते हुए नहीं लगता। नहीं लगता, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात सत्य है कि यदि मन में कोई ये हो, हमको ये लगता है कि हमको इस काम करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति यदि हो तो सब कुछ संभव है। लेकिन वही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, हमको अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है, मकान भत्ता बढ़ाना है, आय बढ़ानी होती, यही विधायक यही सांसद सारा कुछ एक घंटे 2 घंटे में सारा कुछ कर लेते हैं। और इतना बड़ा, जिससे समाज का इतना बड़ा हित होता है, राष्ट्र का इतना बड़ा अहित होता है, और ये कह के बार बार इसके आड़ों में आकर के वही जो आपने कहा ना, बैकडोर से जो इनकी आमदनी होती है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो राजनेता हो कोई भी हो, उनके साथ में वो लोभ जो है इनको बताने, और ये नहीं समझ में आता है कि ईश्वर का दंडा। हम कहते हैं कि गलत ढंग से जितना भी आप आय कर लीजिए, वो गलत ढंग से आपके घर से निकल भी जाएगा, ब्याज भी लेके जाएगा। हम कहते हैं जब समाज नहीं रहेगा, राष्ट्र ही रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे नहीं, ये स्थिति रहेगी। यदि इसी प्रकार से बनता रहेगा तो हम चाहे, मैंने कहा ना कि आप जितनी सुविधाएं देना दे दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के वो स्थिति यही रहेगी। अब मुझे लगता है कि जानबूझ करके करते हैं, नेता नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के यदि जो समाज है वो इसी में लिप्त रहे, ताकि हमारे हमारे बारे में सोचे नहीं, चिंतन न करें। अधिकारी चाहते हैं आगे बढ़े नहीं, उसी प्रकार से पड़े रहे। ये सोच जो है वो दृष्टि से बनी हुई जिसको कह सकते हैं, या गलत विचार जो उसको कह सकते हैं, इनके दिमाग में है, इसीलिए ऐसा करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सारा समाज, अभी कई सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और कह रही जागरूकता ला रही हैं। लेकिन ये है ना कि भाई हम बाहर से केवल तमाशा देख सकते हैं। यदि किसी नीति में कोई परिवर्तन करना चाहते, किसी विचारधारा को हम आगे लाएं, सत्ता पर काबिज होना जो नहीं, ऐसे लोग जो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि हम इस प्रकार कार्य कर सकें, और यही परिणाम हो रहा है कि गलत दिशा में जो है समाज भी जा रहा है, परिवार या आने वाला भविष्य भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप गलियों में घूमे तो अभी तो आपको दिन में, अभी चुनाव है कल, तो आज तो आपको दिन में भी गलियों में शराब पिए हुए मिलेंगे लोग। रात को तो ऐसा लगता है कि सारी गलियां मैखाना हो गई हैं। मतलब हर सड़क पे घूमने वाले व्यक्ति को अगर सूंघा जाए या उसकी जांच कराई जाए तो 90% शराब पिए हुए लोग मिलेंगे। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से समाज को बाहर लाने के लिए लोकतंत्र है तो स्वाभाविक है, हमने लोकतंत्र स्वीकार किया है, तो राजनेता रहेंगे, वही तो लोकतंत्र के पारुए हैं। और राजनेता अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं किए तो पता नहीं आने वाला दिन कैसा होगा। थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत तो है।
पुलिस को देख बाइक व नशीली कप सिर्फ छोड़ भागे आरोपी। वही नशीली कप जी, खरीद करके जो पी रहे हैं लोग, तो कहाँ जा रहा है? शराब से उनका जब लगता है कि पहले तो मैं एक पाव पीता था तो मेरा नशा हो जाता था, बाद में अद्धी पे आ गए, अद्धी से बोतल पे आ गए, जब नहीं होता तो फिर वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते। और ये चीज़ें जो दवा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर हम उसको नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानप्रद है, ये बताने की जरूरत नहीं। किसी से भी जानकार से पूछ ले, या जो पी रहा है उसे पूछ लीजिए। हमने खबर दिखाई है, एक नहीं कई, कि कैसे लोगों ने नशीली दवाओं का उपयोग करते करते वो पागल हो गए, सड़क पे पड़े रहे, परिवार ने छोड़ दिया, पूरा शरीर उनका सड़ गया। ये दृश्य हमने देखा है। नहीं बिल्कुल और सत्य है। नहीं, उसको जिस परिवार के ऊपर गुजरती है ना, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, जिसका बेटा चला जाता है, जरा उससे पूछिए राजनेताओं, भूपेश बघेल जी और रमन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, तब आपको पता लगेगा कि कितना कष्ट होता है। तो ये इसको समझना होगा, अपने लोगों के दर्द को अपना दर्द समझ करके हम जब विचार करेंगे तो कुछ न कुछ उसका रास्ता निकलेगा। 8000 अधिकारी कर्मचारी कराएंगे जिले में मतदान, और बहुत सारी आपके लिए जानकारियां, हमारे लिए जानकारियां हैं कि हम जब कल वोट डालने जाएंगे तो पर्ची तो हमको मिली है, निर्वाचन आयोग ने भी दिया है। जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 2 प्रमुख दल जो हैं उनकी तरफ से भी पर्चियां पहुंची हैं। तो आपको वो पर्ची लेके वहां जाना है, लेकिन साथ में परिचय पत्र भी एक लेके जाना है। इसके लिए आपको बताया गया क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और लोग भी कहते हैं कि हम मतदान करने जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन जब वो जाते हैं और देखते हैं यार अभी तो 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ, तो चलो बाद में लौटेंगे, बाद में गए तो पता लगा अब तो 2 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, तो वो वोट डालने ही नहीं जाते। तो ऐसे लोग, उनको ये विचार करना होगा कि ये जो हम लोग विसंगतियों की बात कर रहे हैं ना, विसंगतियाँ तभी दूर होंगी जब आप वोट डालने जाएंगे। जी बिल्कुल। वोट डालते नहीं, 40, 45, 50%, 60% में लोग अपना बांट लिए, जिसको ज़्यादा मिला वो चुनाव जीत गया। तो आप उसमें भागीदारी जब निभाना शुरू करेंगे तो राजनेताओं के मन में भी कहीं ना कहीं खौफ आएगा, मुझे लगता है। नहीं है ही। देखिए अभी हम इस जो पिछला अभी चुनाव हुआ है अपने प्रदेश में ही, बस्तर साइड में, तो उसमें आप देखिए कहीं कहीं पर 78, 79, 72, 73 भी 73%, हाँ गया हुआ है। तो ये कहा जाए कि भाई जो साक्षर क्षेत्र है उनसे तो ज्यादा वो अच्छे हैं। हाँ, गांव वाले गए हैं जाकर के, उनको लगा कि नहीं भाई ये कार्य हमको भाई वो मजबूत है, शारीरिक रूप से खड़े हो गए 4 घंटा, लेकिन शहर वाले नाजुक हैं भैया, इतनी देर नहीं खड़े हो सकते, यही मुश्किल है ना भाई। लेकिन दिक्कत ये कड़ी है कि आज घर में हमारी शादी पड़ते, विवाह पड़ते हैं, हम लोग 24 घंटे के लिए खड़े होकर, अरे भाई शरीर जो है थक गया है, ऐसा है हो गया। दृष्टि हमारी कैसी है? मंदिर में जाते हैं, कई घंटे खड़े रहते हैं, तो आप भी तो यहाँ लोकतंत्र के मंदिर में बिठाने जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हैं जी। तो ये दृष्टि हमारी ऐसी होनी चाहिए कि नहीं भाई कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, हमें मत डालना है, मतदान। फिर आप यदि सोचेंगे हमको 5 वर्ष के बाद एक अवसर फिर मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब मतदान आप करते चले जाएं। मेरे जिस पद के लिए कर रहे हैं, जिस प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं, वो पहला बार एक मिल रहा है। और एक लोकतंत्र में शासन ने कितने बलिदान के पश्चात ये व्यवस्था हमको मिली हुई है, इस पर गर्व करके मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हमको अपनी आहुति मतदान के रूप में जरूर करनी चाहिए। हमको थोड़ा कष्ट होता है, होगा ही, स्वाभाविक है, सबको अपेक्षा रहती है कि हम पहले कर लें, लेकिन एक निष्पक्षता की दृष्टि से, दूसरा चीज़ होता है कि सुव्यवस्था की दृष्टि से पंक्तियाँ बनाई जाती, हम सभी लोग उसका परिपालन करते हुए मत करते रहते हैं। हम स्पेशल रहेंगे, हम स्पेशल होकर के जाएंगे तो ये स्थिति नहीं बनेगी, तब जाकर कार्य कर सकते हैं। और मत का दान जरूर करना चाहिए। और बाकी जो निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था कर रखी है कि हम पर्चियाँ लेकर जाएं, अपने पास में जो प्रमाण पत्र हैं जिससे हमारी जो पहचान हो सकती है वह ले करके जाए, लेकिन मतदान जरूर करें, ये विशेष निवेदन सभी। बिल्कुल आप ऐसा मानिए ना कि लाखों लाख लोगों की कुर्बानी के बाद उनकी कब्रों पर लोकतंत्र की नींव है। जी ये मान लें कि उन्होंने हमको आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किया। पहले राजशाही थी, राजा साहब जो चाहते थे कह देते थे, मुगलिया सल्तनत थी तो वहाँ से जो आदेश हो जाता था, जो मन आया वो आदेश, वही कानून बन जाता था। आज वो नहीं है ना। नहीं। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के साधारण चौकीदार तक कहीं न कहीं कानून में बंधा हुआ है। हम और आप सब कानून में बंधे हुए, और उसमें हमको हस्तक्षेप करने का अधिकार एक दिन का मिलता है। बिल्कुल जी। और उसमें भी अगर हम नहीं जाते तो मैं तो समझता हूँ कि आप
हमारे बुजुर्गों का, जिन लोगों ने अपने प्राण दिए इस व्यवस्था के लिए, उनका अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा अपमान है। और ये भी देखिए, जो व्यक्ति कभी इतना स्थिर नहीं रहते कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, वो आपके दरवाजे तक जाता है, वो हाथ जोड़कर निवेदन कि भैया आप हमको मत दीजिए। आप उसको भी तो देखिए इस चीज़ को कि आखिर में एक दिन के लिए लोकतंत्र ने मजबूर किया उसको आपके दरवाजे पर आने के लिए, आपके दरवाजे पर जाने के लिए जी। और वहाँ पर ये स्थिति बनती है तो आप उसको एहसास करें कि वास्तव में हम हैं भाई, हमारे मत से तुम्हारा वारा जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन जाइए जरूर, उसका उपयोग जरूर करिए। लेकिन कई बार ये खबरें जब आती हैं, आज भी एक खबर है, भारिया समाज ने इन विधानसभा में चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने की वजह से लिया गया निर्णय। अब इनको ये कहना है कि हमको आदिवासी समाज का हक नहीं मिल रहा है, आरक्षण का हम लाभ नहीं ले पाते, तो हो सकता, लेकिन अब आप अगर वोट डालने नहीं जाओगे तो उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारा वही देश है जहाँ 7% वोटिंग, लगभग 7% वोटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में पिछली बार, जहाँ से फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते, सिर्फ 7% मतदान हुआ था। लेकिन व्यवस्था ऐसी है, फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ के सांसद हैं, लोकसभा में बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको चुना जाना है तो चुने जाएंगे, लेकिन आपका जो अधिकार है उस अधिकार से आप अपने आप को वंचित कर लेना है। बहुत बड़ा क्या फर्क पड़ेगा उनको। ये आपने जो उदाहरण दिया है, इतना जबरदस्त उदाहरण है कि हम 7% लोग जा करके मत दे करके अपना प्रतिनिधि चुन लिए, और उसके बाद 93% लोग हैं जो अपना मतदान गए। हो सकता है कि 7 के बाद यदि 8%, 10% या डबल यदि उससे भी अधिक कर देते तो हो सकता है कि उनको अवसर नहीं मिलता है, दूसरा कोई प्रत्याशी रहता है, ऐसी स्थिति आती है। हमारे पास वो एक ब्रह्मास्त्र है, हमारा अमोघ शस्त्र है, इसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, तभी जा कर के हमारा ये लोकतंत्र का महायज्ञ जो है सार्थक होगा। हम मानेंगे कि ये हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के एक नागरिक हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं। ये जरूर। और मेरा तो यह भी आग्रह है कि जो लोग किसी कारण से नहीं जाते हैं, आपके ध्यान में यदि बात आती है, उनसे भी हम जागरूक करें, उन्हें भी आग्रह करें कि भाई आप जाइए, मतदान करके आइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जो आ रही थी कि जब ये तिथि घोषित हुई 17 नवंबर को चुनाव होना है, तो प्रदेश में कई जगह से आवाज़ उठने लगी कि उसी दिन छठ पूजा की शुरुआत होगी, उससे मत प्रभावित होगा। तो बात की गई, भूपेश बघेल जी ने भी बात की और भी राजनीतिक दलों ने चर्चा की, तो लगा कि हो सकता है जैसे राजस्थान में हुआ था बढ़ा दिया तो तिथि, वैसे यहाँ भी बढ़ा दें, लेकिन वो नहीं हो सका। तो मेरा तो आग्रह उन लोगों से भी है जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, वो चूंकि कल से शुरुआत होती है उसकी, नहाए खाए ऐसा कुछ बोला जाता है उसको, तो आप सवेरे अपने व्रत को शुरू करने से पहले सुबह 7 साढ़े 7 बजे आप वहाँ पहुँच जाएं, भीड़ रहती नहीं, आप वोट डाल के और उसके बाद जा करके अपना व्रत शुरू कर लें, जो भी आपकी प्रक्रिया। बिल्कुल है, ये सूर्य षष्ठी का व्रत जो है जी बड़ा कठिन और पवित्र पर्व है जी, और चाहिए इस चीज़ को, बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है। और जो लोग इस कार्य करते हैं, मूल बात ये रहती है कि हर जगह की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है जी। चुनाव आयोग को, जैसे आपने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन, राजस्थान से ऐसा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ परिवर्तन, लेकिन लगे कि मूलतः ये उत्तर भारतीय, जैसे आपके यूपी बिहार का ये मूल त्यौहार है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर यदि रहता है तो स्थिति बनती है इस प्रकार की जी। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को हम ना सोचे कि हमारे कारण से ऐसा नहीं हुआ, हम मतदान से वंचित न हो। और जैसा आपने अभी आग्रह कि प्रथमतः हम प्रातः काल ही अपनी तैयारी कर लें, और तैयारी करके अब जाएं मत दे करके, अब मत देने के बाद फिर अपना जो हमारा पर्व है उसको पवित्रता के साथ मनाएं, जो जो कार्य उसके लिए आवश्यक है उन चीज़ों का हम निर्वहन करें। ये सभी को, और सभी को सूर्य षष्ठी की बधाई, और सभी स्वस्थ रहेंगे, सूर्य षष्ठी माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी, इस भाव के साथ सभी को बधाई दी। जी जी। अब एक बात पहले कहा जाता था ना कि गणेश पूजा होना है तो गणेश पूजा देखना है आपको तो महाराष्ट्र चले जाओ, दुर्गा पूजा देखना है तो आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, रामचरितमानस पर अगर आपको रामलीला देखना है तो सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में, और उसका केंद्र माना जाता था दिल्ली को। दिल्ली तो मैं एक वर्ष रहा हूँ 79-80 में, तो उस समय मैं एक बार ऐसा दशहरे का समय आया था, तो जिस गली में जाओ उस गली में आपको रामलीला होती दिखती थी। मोहल्ले के लोग तैयारी कर लेते थे, 2 ठो अपना रखे और चालू उनका। लेकिन अब वो नहीं है,
अब स्थिति ये हो गई कि आपको दुर्गा पूजा पूरे भारत में हो रही, गणेश पूजा पूरे भारत में हो रही है, रामलीलाएँ जहाँ तक संभव होता है, अब तो खैर उतना वो नहीं रह गया, लेकिन फिर भी दशहरा सब जगह होने लगा। तो वैसे ही छठ व्रत भी है। छठ व्रत के समय अभी हम और आप जब जाते हैं उसमें घाटों पे, जी जी, तो पाते हैं कि उसमें मारवाड़ी समाज के लोग भी रखना शुरू कर दिए, सिख समाज के लोगों को रखना शुरू देखा जाता है। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो लोग भी व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। व्रत रखना सकते हैं और प्रसाद ग्रहण वगैरह करने के लिए वहाँ वो जानते हैं कि भाई कितना पवित्र त्योहार है। जी जी, उसी भाव से भी आते हैं और एक आग्रह करते हैं हर सभी जगह जाकर, जब तक वो व्रत करते रहे तब तक वो जाकर के वो हाथ जोड़ कर बैठे भी रहते हैं। ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है। कई सारे लोग तो जैसे हम जल में जाते हैं जाकर के वहाँ पर अर्घ दान करने के लिए, वहाँ पर भी आते हैं भाई दूध वगैरह लेकर के, भाई हम तो कर लीजिए, हमको भी थोड़ा करा दीजिए, और लेकर के साथ में अर्घ देने की व्यवस्था भी रखते हैं उस चीज़ को, जो हमारा सूप वगैरह रहता है उसके साथ भी वो करने के लिए। दूसरी चीज़ कितने पवित्रता भाव से अच्छे अच्छे परिवारों की जो सामर्थ्यवान है, ये धनवान है, सारे लोग वो आते आकर के प्रसाद ग्रहण करने के लिए आंचल फैला करके, ये कितना बड़ा महिलाएं जो है आंचल फैला करके गमछा ले करके लोग आते रहते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये बात सही है कि आज ये केवल त्यौहार इन कुछ लोगों का नहीं रह गया, पूर्वांचल वासियों का नहीं रह गया है। ठीक है, इनकी अधिकाधिक संख्या रहती है, लेकिन ये दूसरा है सारे समाज के लोग प्रभावित होते हैं। यही स्थिति अन्य त्योहारों के साथ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तीजा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में ऐसे, मध्य प्रदेश में ऐसे था, करवा चौथ उधर होता था, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली साइड में। अब महिलाएं दोनों व्रत रखने लगी हैं। उनको लगता है कि यहाँ भी शायद हमको कुछ हमारे परिवार के लिए ये देव जिनकी हम पूजा करें उनसे कुछ प्राप्त होगा, तो उनका भाव रहता है। सब जगह वही स्थिति पैदा हो गई। तो कोई त्योहार किसी एक का नहीं रह गया। कई बार बीच में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इस तरह का कि यूपी बिहार वालों का त्यौहार है तो हम उसके लिए क्यों बात करें। इस तरह की बात करने वाले दिमाग के दरिद्रों को समझना होगा। नहीं बिल्कुल कि ये किसी की थाती नहीं है, किसी की अकेले की विरासत नहीं है। ये सारी विरासत जो हमको बुजुर्गों ने दी है उस पर सबका समान रूप से पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया का अधिकार है। किसी की संस्कृति को, किसी के संस्कार को अगर कोई ले रहा है तो उसको आप छीन नहीं सकते हो। नहीं, ये छीन नहीं सकते। दूसरी बात मैंने देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने भी चाहे वो उसके पीछे जो उनकी सोच है जी, लेकिन इसके महत्व को समझा उन्होंने जी, और सूर्य षष्ठी व्रत पर उन्हें शासकीय अवकाश घोषित किया जी। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी चीज है आज के डेट में जो आपने कहा कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो जी, हर देवताओं के पास में है। कोई आपका आराध्य है, कोई हमारा आराध्य है, कोई उनका आराध्य है, कोई उनका आराध्य है, और सभी के प्रति मनोकामना। ये सामाजिक समरसता की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है जी जी। कि उत्तर के पर्व जो है दक्षिण में जा रहे हैं, पर्व दक्षिण के पर्व, पूर्व के पर्व पश्चिम में सारे लोग मना रहे हैं, सबकी श्रद्धाएं जुड़ रही हैं, और इससे समरसता का भाव, आपसी भाईचारे का भाव, प्रेम का भाव जागृत होता है। और आज के डेट में यदि कोई कहता है कि नहीं ये उनका है, तो मुझे लगता है कि संकुचित स्वभाव है, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है जो युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग चले मनोरंजन के दृष्टि से जिस दृष्टि से है मनाने का। कभी गरबा जो त्योहार था वो गुजरात का था हाँ। लेकिन आज देखिए हर जगह, हर पंडालों में जो है युवक हो चाहे युवतियाँ हो चाहे अन्य दर्शक लोग हैं, कितने बड़े 12-12 बजे एक बजे रात तक जा कर के नृत्य करते, कितने पहले तैयारी करते रहते, आ करते रहते। इसी तरह से आज जो आपने सूर्य षष्ठी की बात की, सारा समाज इसमें समाहित है और बहुत ही आनंद आता है उस समय का देख करके। सर, किसी भी त्योहार के पीछे बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रीजन होते थे, बहुत बड़े बड़े सामाजिक कारण होते थे। वो एक कारण से कोई त्योहार नहीं शुरू हुआ, नहीं उसके बहुत सारे कारण। और सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि हम एक साथ मिलते हैं। अपने अपने दैनंदिन कार्यों में तो हर आदमी व्यस्त है, लेकिन इस 30 त्योहारों में एक दूसरे से, अभी दीपावली गई तो कम से कम इस बहाने अपने बड़ों का चरण छूना, उनका हालचाल पूछना, दीपावली कैसी गई ये पूछना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निर्वहित करते हैं। तो आप उसको किसी एक क्षेत्र में नहीं बांध सकते। नहीं बांध सकते। जी। और हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, या दूसरे जो हमारे देव हैं जिनको हम, हालांकि गौतम बुद्ध जी हमारे मान्य हैं, 9 अवतार कहे जाते हैं। इन लोगों ने यायावर की भूमिका निभाई, गुमंतु की भूमिका निभाई,
और जहाँ जहाँ तक संभव हुआ अपने जीवन काल में वो लोगों को जाकर के सिर्फ सीख दिए, उपदेश दिए कि आपको ऐसे जीवन जीना चाहिए। भगवान राम भी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में 10 साल रहे ना। बिल्कुल रहे। छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल भी है, यहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक वो रहे और फिर अयोध्या गए। तो आखिर आप उसको बांट कैसे सकते हो किसी चीज़ को? नहीं, माता सीता वहाँ से आई हैं मिथिलांचल से, अब वो जो नेपाल में है, नेपाल में चला गया जी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको एक सूत्र में बांधे रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। आप उसको अलग करने की बात, अलग सोच अगर रखते हो तो मैं तो वही कहूँगा कि मानसिक दरिद्रता है आपकी है। नहीं, बिल्कुल सत्य है। और सारे त्यौहार जो आपने कहा ना, सारे त्योहारों की स्थिति है जी कि सारे त्यौहार कुछ न कुछ वैज्ञानिक सोच रख करके बनाए गए हैं और उसके बाद एक संदेश जो है समाज में स्थापित करते हैं। और मज़े की बात ये देखिए कि मैक्सिमम अब त्योहारों को देखेंगे तो ये शरद, ये आपका जो ठंड ऋतु होती है इसी में प्रारंभ होते हैं। तो उसके पीछे एक भाव है कि भाई ठंड में लोग घरों में सिमटे रहते हैं, बाहर निकलिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ सब स्वस्थ रहें, इसलिए ये भी आवश्यक है। फिर इसी समय धान वगैरह भी कटता है, नए नए फसल भी आते रहते हैं। जी। तो चाहे वो ऋतु काल की दृष्टि से देखिए, चाहे फसल की दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से, हर दृष्टि से सामाजिक भाव को जोड़ने की दृष्टि से देखिए कि लोग आएँ, हमारा सामाजिक जो ताना बना रहे हमेशा, वो किसी प्रकार से छिन्न भिन्न हो, ये स्थिति भी बनी है। और आज हिंदू समाज में जातिगत भावना, छुआछूत की भावना, यहाँ के हैं वहाँ के हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है समाप्त हो चुकी है। और कहते कुछ मीन मेंटेलिटी वाले लोग इस प्रकार करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक दरिद्रता ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, उनकी बातों को बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, मान लेना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनको कहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको वही राह पकड़ के आगे बढ़ना है या बढ़ रहे हैं जो समाज के लिए, जो प्रदेश के लिए, जो राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए जी लाभप्रद हो, और उसमें बढ़ते रहेंगे। चलते चलते सर, एक बार फिर से मैं हमेशा अपने हर कार्यक्रम में करता हूँ, सबसे करबद्ध निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाइएगा। उससे अगर आप वंचित हो जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप पाप कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और जी, और जो लोग मस्ती करने के मूड में होते हैं ना कि आज तो यार चलो छुट्टी है, ज़रा घूम लिया जाए, तो उनके लिए यही कि फिर आपको वो अधिकार नहीं होगा कि हमारा प्रतिनिधि जिसको हमने विधानसभा में भेजा है वो कोई काम नहीं कर रहा है। फिर आप अपने हृदय में झांकिएगा कि आप जब उसमें भूमिका ही नहीं निभाते तो फिर आपको ये कहने का अधिकार किसने दे दिया कि ये ठीक नहीं है, कि बुरा है कि अच्छा है। तो ये आपके मन में अगर भाव रहेगा तो आप वोट डालने जरूर जाएंगे, ये आप सबसे आग्रह। चलिए, हेडलाइंस कहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे में निकाले। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।